हो गया। हाँ ध्यान देना तुम लोग। अच्छा इधर पहले बताओ तो, वहां पे इधर आगे जगह ना है, वहां जो पीछे चले गया है, हाँ? आगे कैमरा में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वहां से उठो दोनों पहले, चलो वहां से उठो। अजीब है, यहाँ एक बेंच खाली है, वहां पे खाली है, पीछे जाके बैठना है सबको। क्या पीछे जाते गर्मी लगता है कि? बात नहीं करोगे? अब समझो ये चौथा चैप्टर है, ठीक है, रसायन शास्त्र का ये चौथा चैप्टर है, और चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन तथा इसके यौगिक। यानी कि इंग्लिश में अगर देखोगे तो इसी को क्या बोलते हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। मतलब कार्बन से संबंधित यौगिक को पढ़ेंगे, कार्बन को भी पहले जानेंगे और उसके बाद इसके संबंधित जितने भी यौगिक हैं उसको जानेंगे। क्या सभी कार्बनिक यौगिक को जान सकते हैं हम लोग? नहीं, संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ सिस्टमेटिक ढंग से उसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक एक करके सबको जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें इसी अध्याय में तुम लोग देखोगे लगभग 1,60,00,000 कार्बनिक यौगिक है। मतलब तुम लोग केमिस्ट्री में अगर देखते हो 118 तत्व, तो 118 तत्व में से एक तत्व के ले लो अकेला कार्बन, है ना, और बाकी 118 से भी ज्यादा जान चुके, अभी तुम लोगों के पास इसका डाटा होगा, ठीक है, 118 तत्वों से भी ज्यादा तत्वों का खोज हो चुका है ना, ठीक है, चाहे संश्लेषित हो प्राकृतिक हो, दोनों मिला के बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे कि कार्बन एक मान ली और बाकी सब इधर जितना भी 117 से अधिक जो है, ठीक है, 117 प्लस जो यानी कि तत्व है, ठीक है, ये सब का मिला के जितना नहीं है उससे इससे ज्यादा अकेले इसका यौगिक है। समझ गया? इसका यौगिकों का संख्या लगभग कितना है? 1,60,00,000, मतलब इतना करोड़, सोचो, ठीक है, इतना करोड़ है, 1.6 करोड़, सोचो एक अकेला। अब देखो कंपाउंड का मतलब होता है कि इसके साथ में और भी कुछ तत्व होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि कार्बन ही सिर्फ रहेगा। कार्बन अगर रहेगा तब कंपाउंड तो बोलेंगे ही नहीं, लेकिन कार्बनिक कंपाउंड 1,60,00,000 से भी अधिक है, ठीक है। दो तीन चीजें हम लोगों को जानना है इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अध्याय में यहाँ पे अगर देखोगे लिखा है पहला क्या? कार्बन रसायन एवं इसका परिचय। एक परिचय बताया जा रहा है कि कार्बनिक रसायन है क्या, है ना। तो देखो पृथ्वी पर लगभग 0.02%, कितना? हाँ पृथ्वी पर 0.02%। अब पृथ्वी पर ही वायुमंडल सब भी आ जाएगा, इसमें अलग नहीं मानना कि ये धरती जमीन का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी पर लगभग 0.02% कार्बन है। कितना है? 0.02% कार्बन है। और हवा में कितना है? हाँ हवा में 0.03% कार्बन है, ये याद रखना है। क्या कोई दिक्कत? पृथ्वी पर 0.02% कार्बन है और हवा में 0.03% कार्बन है। इसका मतलब क्या हुआ समझना। इसका अर्थ ये हो गया कि हम लोग इसको अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलें तो क्या हो जाएगा बता तो? 0.02 और परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100, इसका दशमलव हटाओगे तो 2 को 0 और लग जाएगा। इसका अर्थ क्या हो गया? देखो यहाँ पे 2 बटे या 1 बटे लिख देते हैं। कितना? 1 बटे यहाँ पे 10,000 है ना, 2 बटे 10,000 है, 1 बटे 5,000। मतलब अगर 5,000 किलो का अगर पृथ्वी है, अगर 5,000 किलो का पृथ्वी, अब ऐसा नहीं तुलना करने लगे 5,000 किलो का नहीं, ऐसा नहीं है। 5,000 किलो का अगर पृथ्वी को तुम मानते हो तो उसमें 1 किलो कार्बन मिलेगा। 1 किलो क्या मिलेगा? कार्बन, ठीक है। जबकि यहीं पर अगर देखोगे 10,000 किलो में से 3 किलो हवा में कार्बन मिलेगा। कितना? 10,000 किलो में से 3 किलो। जैसा इसको निकाले वैसे, है ना। क्या ये अब तुम लोग रिलेट करके समझ पा रहे हो कि कार्बन कितना है? लेकिन अच्छा इतना कम कार्बन होने के बावजूद भी अभी देखो तुम लोगों को बताए थे कितना तत्व, लगभग 118 से भी अधिक तत्वों का आविष्कार हो चुका है, मतलब खोज हो चुका है। पहले भी बनाया, पहले से ही वो सारा यानी कि तत्व था। अब संश्लेषित तत्व का बात नहीं कर रहे हैं, प्राकृतिक तत्व जितना भी है सब पहले से ही हम लोगों की प्रकृति में मौजूद था, है ना। लेकिन उसके विषय में जान नहीं रहा था वैज्ञानिक सब, ठीक है। खोज होते गया, उसके बारे में जानते गया, और अभी के समय में अगर देखोगे प्राकृतिक और संश्लेषित मिलाकर 118 120 से भी अधिक तत्वों का आविष्कार
हो चुका है, खोज हो चुका है। उसमें से कार्बन एक है और एक कार्बन में बोल रहा है क्या 10,000 kg में से 10,000 भाग में से 3 भाग क्या है हवा में कार्बन है। ठीक है, मतलब सिर्फ हवा का बात करें, हवा में अगर मान लो कौन कौन हो जाता है, जैसे हवा में कौन कौन गैस है, मेनली अगर देखोगे तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन है ना, समझ गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। लेकिन हवा में देखोगे तो एक CO2 गैस भी होता है। क्या होता है? CO2 गैस। ये जो CO2 गैस है इसी में कार्बन की मात्रा उपस्थित रहता है। तो पूरे हवा को अगर लोगे, पूरे हवा अगर मान लो कि 10,000 किलो का है तो उसमें 3 किलो क्या निकलेगा? कार्बन निकलेगा। बहुत ज्यादा है, कम इसको नहीं बोलोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा है। लग रहा है कि ये बहुत कम है ना, ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सब कौन सा स्टेट में होता है? गैसीय स्टेट में होता है ना, ठीक। लेकिन ये कौन सा स्टेट में होता है? कार्बन ठोस अवस्था में होता है, ठोस स्टेट जिसको बोलते हो, या तो सॉलिड स्टेट बोलते हैं ना, ठोस अवस्था में होता है। अब ठोस अवस्था में होने के कारण हम लोगों के लिए प्रदूषक है, ठीक है, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अगर शरीर में चले जाएगा, जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, CO2 की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम लोगों को ज्यादा गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, इसी के कारण इफेक्ट देखने को मिलता है ना। ये सारी चीजें तुम लोगों को देखने मिलेगा इसके कारण। और अगर पूरे पृथ्वी पर देखा जाए तो 5,000 अंश में से एक अंश क्या है? कार्बन है, ठीक है। कार्बन, अभी यही एक अंश कार्बन मिट्टी के अंदर जितना भी कार्बन सब देखते हो कोयला के रूप में है, ग्रेफाइट के रूप में है और हीरा के रूप में मिलेगा। बात समझ में आ गया? ठीक है। पेट्रोलियम में भी कार्बन है, जितना भी तुम लोग कार्बनिक रसायन सब जैसे जानते हो, एल्कोहल हो गया है ना, मिथेन हो गया, इथेन हो गया, ये सब जो है, ठीक है। इथेनॉल तो एल्कोहल में ही आ जाता है, इसको पीने के लिए यूज करता है, शराब के रूप में है ना, दवाई में भी यूज होता है। मिथेनॉल थोड़ा जहरीला या मादक जैसा ज्यादा है, वो ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, समझ रहे इस चीज को। और इथेनॉल शराब के रूप में पी लेता है, एल्कोहल के रूप में व्यक्ति सब पीता है। तो ये चीजें हैं, बात समझ में आ गया। मिथेन, इथेन, ये सब गैस जो है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो गैस है, ये सब तुम लोग देखोगे बायोगैस में, बायोगैस के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। पेट्रोलियम में जितना तुम लोग देखते हो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सब किससे बना हुआ है? कार्बनिक यौगिकों से बना है, ठीक है। यही सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत? तो इसमें देखो लिखा है मुक्त अवस्था में कार्बन। मुक्त मतलब क्या है? प्योर स्टेट में, मतलब उसके साथ कुछ भी अगर नहीं मिला है तो कार्बन कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन रूप में मिलता है? एक तो तुम लोगों को देखने मिलेगा कोयला के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में और हीरा के रूप में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। संयोजित अवस्था में, संयोजित मतलब क्या हो? कंपाउंड में जुड़ा हुआ, एक दूसरे के साथ मिल करके अगर देखोगे तो कार्बोनेट के रूप में होगा। जैसे देखो यहाँ ये CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कोई दिक्कत? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलोगे? Na2CO3 बोलो, सोडियम कार्बोनेट। ये जो है ये सब यानी कि कंपाउंड में कार्बोनेट के रूप में होता है, ठीक। हाँ, यौगिक के रूप में अगर मिलेगा तो कार्बोनेट के रूप में, और स्वतंत्र रूप में मिलेगा तो वो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला के रूप में मिलेगा, है ना। तो ये चीज याद रखना है। बात समझ आ गया? कार्बन सभी सजीवों में, सभी सजीव निर्माण में आवश्यक अवयव होते हैं। मतलब जितने भी सजीव को देखते हो उसके निर्माण में, उसके बनने में, सबों हर एक जगह पर तुम लोग देखोगे कार्बन का उपयोग होता है। हम लोगों के बॉडी में ही देखो कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है ना, समझ रहे इस चीज को? अच्छा, कार्बन का पहचान कैसे करेंगे कि कौन से पदार्थ में कार्बन है, कौन से पदार्थ में कार्बन नहीं है? अब जैसे मान लो ये मार्कर में कार्बन है या नहीं है, बताओ। कार्बन का पहचान करने का एक एकदम साधारण सा तरीका है, ये मार्कर में कार्बन है या नहीं, इसका जांच कैसे करेंगे? इसको जला लेंगे। अगर जलाने के बाद CO2 गैस निकल रहा है, मतलब धुआं निकल रहा है, अब धुआं में SO2 भी होता है, अगर CO2 गैस निकल रहा है उसका परीक्षण करने के लिए तुम लोग चूना जल का उपयोग कर सकते हो, जिसका रंग दुधिया कर देता है CO2 गैस, है ना। तो ये प्रैक्टिकल तुम लोग पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ये चीज अगर देखोगे तुम लोग करके तो उससे हम लोग जान पाएंगे कि कोई भी पदार्थ में कार्बन है या नहीं है। कागज को जलाएंगे, इसमें कार्बन है या नहीं है, तो जलाने के बाद CO2 गैस निकल रहा है तो कार्बन है, याद रहेगा, कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? कोई व्यक्ति को अगर जलाया जाता है मरने के बाद तो उसमें भी धुआं निकलता है, तो उसमें भी कार्बन की मात्रा है। अब शरीर में सिर्फ कार्बन ही नहीं है, बहुत सारा मिनरल्स भी होता है, बहुत सारा मेटल्स भी होता है ना, ठीक है, फास्फोरस होता है, ठीक है, उसी तरह से आयरन होता है, लोहा भी देखने को मिल जाता है ना, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो आगे,
प्रारंभ में सजीव स्रोत वनस्पति जगत व प्राणी जगत में प्राप्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा गया। शुरुआत में जब वैज्ञानिकों को इस चीज का ज्ञान नहीं था कि कार्बनिक यौगिक हर जगह पे मिल सकता है नहीं मिल सकता है, तो उस स्थिति में वैज्ञानिक सबका निर्णय ये चीज का था कि हमेशा ये बोल देता था कि जितने भी सजीव हैं उसी में कार्बनिक यौगिक है, अन्यथा दूसरे चीजों में कार्बनिक यौगिक नहीं है। मतलब सजीव, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, सजीव का मतलब ये ही नहीं हो गया कि सजीव से जो जुड़ा हुआ है उसमें भी कार्बनिक यौगिक हो सकता है। सजीव का मतलब हम लोग यही चीज को खाली गिन लेंगे क्या जो जीवित है, हालांकि ये जीवित ही होता है सजीव में, लेकिन इससे जो प्राप्त हो रहा है उसमें भी क्या होगा, कार्बनिक यौगिक होगा। जैसे पहले ये लकड़ी जो बना, जो डेस्क बनाया है, तो इसमें देखोगे तुम लोग क्या यूज किया गया, लकड़ी का। लकड़ी पहले तो सजीव था पेड़ में जब था, लेकिन जब वो मर गया, खत्म हो गया, उसको काट के जब इसको लकड़ी से तख्ता बना करके, इसका प्लाई बना करके, और उसके बाद फिर यूज कर लिया बेंच या डेस्क के रूप में, तो इसमें भी वही सजीवों से बना हुआ चीजें हैं, है ना, तो इसमें भी कार्बन होगा। तो वैज्ञानिकों का शुरुआत में यह मानना था कि जितने भी सजीव हैं और उससे निर्मित वस्तुओं में ही कार्बनिक यौगिक होता है, बाकी अन्य वस्तुओं में कार्बनिक यौगिक नहीं होता है। ये पहला शुरुआत का यानी कि ये विचार था वैज्ञानिकों का, ठीक है, ये चीज याद रखना। आगे देखो लिखा है, जैसे चीनी हो गया है ना, एग्जाम्पल के तौर पे सिट्रिक अम्ल नींबू से होता है, चीनी कहाँ से होता है, चीनी में ईख से होता है ना, सिट्रिक अम्ल नींबू से, एसिटिक अम्ल सिरका से, तेल व वसा चर्बी से, यूरिया पेशाब आदि से, है ना। यूरिया भी कार्बनिक यौगिक में आता है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ से बनता है, ज्यादातर देखोगे तो पेशाब से, लेकिन बाद में लैब में बना दिया, तब बाद में लोगों को पता चला, वैज्ञानिकों को पता चला कि नहीं, प्राकृतिक में ही नहीं पाया जाता बल्कि इसको बनाया भी जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो है कार्बनिक यौगिकों का महत्व पहले जान लो कि क्या क्या महत्व है हमारे जीवन में, है ना। थोड़ा सा पढ़ के दिखा देते हैं तुम लोगों को कि कार्बनिक यौगिकों का हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्व है। कई जगह पे तुम लोग देखते हो यूज होते हुए, है ना। सुबह से शाम तक जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उन सबों में कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। सभी कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं और हमारे भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, मिनरल्स, हर एक जगह पर तुम लोग कार्बन घुसा पड़ा है ना, समझ गया। मतलब मिनरल्स में अगर देखोगे तो उसमें कुछ कुछ जगह पे तुम लोगों को कार्बनिक यौगिक नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब में क्या होता है, कार्बनिक यौगिक देखने को मिलेगा, यानी कि कार्बन उसमें मौजूद है, ठीक है। कपड़ा ये जो पहन रहे हैं हम लोग, इसमें क्या है, कार्बन है, चाहे संश्लेषित वस्त्र हो या हाँ प्राकृतिक हो, प्राकृतिक रेशा हो या संश्लेषित रेशा हो, जो फैक्ट्री में बनाया जा रहा हो या फिर प्रकृति से निकाला, जैसे भेड़ के ऊन से बनाया है ना, या रुई से बनाया है, तो ये सारी चीजें कपड़ों में भी अगर जिसको भी ले लो, प्राकृतिक या संश्लेषित, उन सबों में कार्बनिक यौगिक मौजूद होता ही है, ठीक। उसके बाद देखो क्या लिखा है, कपड़ा हो गया, कागज हो गया, चमड़ा हो गया, साबुन हो गया, रंग हो गया, ठीक है, प्लास्टिक की वस्तुएं, बच्चों का खिलौना इत्यादि सबों में कार्बनिक यौगिक मौजूद होता है। मतलब सुबह से लेकर के शाम तक जितनी भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं वो कार्बन का बना हुआ है, उसमें कार्बनिक यौगिक उपस्थित है, ठीक, ये चीज याद रखना है, समझ गया। कार्बनिक यौगिकों का उपयोग कृत्रिम वस्त्रों जैसे रेयन, ठीक है, नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलिन, ये सब वस्त्र के बारे में तुम लोग पढ़ा होगा, ठीक है, वस्त्र के बारे में पढ़े हो, 8th क्लास में शायद साइंस में दिया हुआ है, अलग अलग प्रकार के वस्त्र, विभिन्न प्रकार के वस्त्र, ठीक है। पुराना वाला किताब जो था तुम लोगों का बिहार बोर्ड वाला, उसमें दिया हुआ था, नया वाला किताब में नहीं देखे हैं कि वो दिया है या नहीं दिया है, हालांकि देना चाहिए। वस्त्र तरह तरह के, रेशे तरह तरह के, वस्त्र तरह के था, एक चैप्टर था पूरा, है ना, ठीक, उसमें बताया गया था, समझ गया। उसके बाद देखो लिखा है कि कार्बनिक यौगिकों का उपयोग कीटाणुनाशक जैसे DDT ना, गैमेक्सिन, ये सब क्या है, कीटाणुनाशक होता है, मतलब जितना भी कीड़ा मकोड़ा होता है उसको मारने के लिए यूज होता है, आदि में भी होता है। रोग से मुक्त होने के लिए कार्बनिक यौगिकों का व्यवहार दवा के रूप में किया जाता है। मतलब सोचो, अभी हम लोग रुकने वाले नहीं है कार्बनिक यौगिकों को गिनाने में, है ना। सुबह से लेकर के शाम तक जितना भी चीजों का उपयोग किए, ठीक है, कपड़ा से लेकर के भोजन तक, हर एक चीजों में कार्बनिक यौगिक मौजूद है ना। इसके अलावा क्या बोला, दवाई का यूज करोगे, कीटनाशक का यूज करोगे, उसमें तबीयत खराब हो उसमें अगर टेबलेट खा रहे हो उसमें भी कार्बनिक यौगिक है ना, समझ रहे इस चीज को। और उदाहरण के लिए जैसे सल्फा ड्रग्स हो गया, पेनिसिलिन हो गया, महलम होता है ये दवाई, ठीक है। उसी तरह से क्लोरोमाइसेटिन हो गया, टेरामाइसिन हो गया,
एस्प्रिन हो गया, ठीक है, एस्प्रिन हो गया इत्यादि। कार्बनिक विस्फोटक जैसे बम ब्लास्ट सब जो होता है तुम लोग देखा होगा, उसमें भी कार्बनिक यौगिक का उपयोग होता है, ठीक है। डायनामाइट जैसे जानते हो, ट्राई नाइट्रोटोलुइन जिसको टीएनटी बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोबेंजीन टीएनवी जिसको कहते हैं, इत्यादि में भी उपयोग जो युद्ध क्षेत्र में, या फिर तुम लोग देखा होगा बहुत जगह पे जैसे पहाड़ को तोड़ने के लिए टीएनटी का या टीएनवी का यूज जो होता है विस्फोटक के रूप में, उन सबों में भी तुम लोग देखोगे कि क्या हम लोगों को देखने मिलता है, कार्बनिक यौगिक। वो सारी चीजें कार्बनिक यौगिक से बना है। तो हम लोगों को देखने ये चीज मिल गया कि कहीं ना कहीं हम लोग कार्बनिक यौगिकों से ही घिरे हैं ना, वैसे ही वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं जो कार्बन से बना हुआ है, हर जगह पर देखते हैं ना। अब तुम लोग कुछ कुछ चीजों का उपयोग करते हो जिसमें कार्बन नहीं है, जैसे एल्युमिनियम से बना बर्तन, उसमें कार्बन नहीं है। लोहे से बना बर्तन, इस्पात से बना कोई चीज है सामान, या तो फिर देखते हो जैसे टावर होता है ना, रेलवे का पटरी है, उसमें कार्बन नहीं है। अब कार्बन देखो, अच्छा रेलवे के पटरी में कार्बन मिला करके बनाया जाता है, इस्पात जो बनाया जाता है उसमें कार्बन भी मिलाया जाता है, ठीक है, समझ गया। तो ये चीजें हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ कुछ चीजों को गिनते हो, जैसे कांच हो गया है ना, ये सबको, या फाइबर सब में फिर से कार्बन आ गया, सोचो, समझ गए। बहुत जगह पे तुम लोग देखते हो सुबह से शाम तक में जितने भी चीजों का उपयोग करते हैं, हर एक जगह पे कार्बन मौजूद है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला हम लोग पढ़ेंगे जीवन शक्ति का सिद्धांत। अब जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, इस चीज को भी समझ लो। देखो यहां पर क्या लिखा है, जीवन शक्ति का सिद्धांत, है ना, जीवन शक्ति का सिद्धांत ये है क्या, तो इसके बारे में देखो एक ही पंक्ति में यहाँ पे लास्ट में दे दिया है ना, ठीक है, समझ गया। इसमें देखो लिखा है, ओ हाइड्रोकार्बन का यहाँ दिया है, पहले देख लो जीवन शक्ति का सिद्धांत में कहां पे बताया, इस जगह पे है, देखो यहाँ ऊपर में है ना, समझ गया, ठीक। तो इसमें क्या बताया था, इसके विषय में प्रारंभ में जो मान्यता था, पहले ध्यान से इसको समझ लोगे। देखो जीवन शक्ति का सिद्धांत में क्या क्या हम लोग चीज को जानने वाले हैं, इसके बारे में तुम लोग जान चुके हो, हालांकि पूरा क्लियर करके नहीं बताया, लेकिन समझना। प्रारंभ में वैज्ञानिकों का और लोगों का यह मानना था कि जितनी भी सजीव है और सजीव से उत्पन्न वस्तुएं हैं, जितने भी सजीव है या सजीव से उत्पन्न वस्तुएं हैं, उसी के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। कार्बनिक यौगिक, अगर हम लोग सजीव हैं तो हम ही लोग कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, हमारे शरीर से ही कार्बनिक यौगिक बन सकता है, ठीक है। बिना सजीव का उपयोग किए कार्बनिक यौगिक बनाना संभव नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है वो कहीं ना कहीं सजीवों पर ही आश्रित है, और इसी को क्या बोला, जीवन शक्ति का सिद्धांत। ये किसने दिया था, वर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में दिया था, वर्जिलियस ने, ठीक है। वर्जिलियस देखो यहाँ पे लिख दिया है, वर्जिलियस, ठीक है, वर्जिलियस कब, 1815 ईस्वी में। तो 1815 ईस्वी में इन्होंने बताया था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है वो सभी सजीवों से ही बना होता है ना, यही चीज लिखा। अतः वर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया, और इसने बताया कि जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करने का अदृश्य क्षमता होता है। मतलब अभी तुरंत ने बताया कि जितने भी सजीव हैं वही कार्बनिक यौगिक बना सकता है, इसके अलावा कोई दूसरे चीजों से डायरेक्टली कार्बनिक यौगिक नहीं बनता है। तो वर्जिलियस ने यह बताया कि सारे सजीवों के पास एक अदृश्य क्षमता होता है जो कार्बनिक यौगिक बना सकता है ना। कोई दिक्कत, अभी जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, मनुष्य है ना, क्या लिख रहे हैं, देखो मनुष्य, ठीक है, ये ऑक्सीजन को ले लेता है, ग्रहण करता है और निकालता क्या है, हाँ CO2, ठीक। तो यहां से इसने क्या, वर्जिलियस ने क्या बता दिया कि मनुष्य के पास एक अदृश्य क्षमता है, एक अदृश्य ताकत है जो नहीं दिखता। अदृश्य मतलब क्या होता है, न दिखने वाला। इसने वर्जिलियस ने बताया कि मनुष्य के पास एक, या सारे सजीवों के पास एक ऐसा क्षमता है जो ऑक्सीजन को लेता है और CO2 बना दे रहा है। इसके अलावा अगर कार्बनिक यौगिकों को देखोगे तो कार्बनिक यौगिक दूसरे तरीके से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इसी को क्या बोल दिया, जीवन शक्ति का सिद्धांत। मतलब जीवन शक्ति का सिद्धांत का मतलब क्या, जीवन का ये क्षमता है, ये शक्ति है कि ये
और मतलब जितने भी और कार्बनिक यौगिक है उससे भी कार्बनिक यौगिक बनाया जा सकता है। बात समझ में आया? लेकिन ये आज के समय में अगर देखोगे लैब में ये बहुत ही आसानी से बना दिया जाएगा, बिना कार्बनिक यौगिक का, मतलब बिना जीवों का उपयोग किए। कार्बन लेगा कहीं से ऑक्सीजन के साथ, उसको मिला के जला के बना लेगा, है ना। तो ये चीजें हैं, बात समझ में आ रहे हैं? ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो आगे फिर क्या लिखा, लेकिन इस धारणा का अंत तब हुआ जब वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया यानी कि कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण अमोनियम साइनेट और कार्बनिक यौगिक से गर्म करके कर दिया। तो इसका देखो, इसका सिद्धांत का अंत कब हुआ? ये जीवन शक्ति का सिद्धांत का अंत कब हुआ? देखो ये पूछा जा सकता है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, लेकिन ये पूरी तरीके से क्या था? गलत था, है ना। पूरी तरीके से ये गलत था। कब? बाद में जब वोहलर आया, देखो एक लाइन में इधर लिखा है ना यहाँ पे वोहलर, कौन आया? वोहलर। वोहलर जब आया तब इसने बताया नहीं, सत्यापित करके दिखा दिया। एक यानी कि अमोनियम साइनेट लिया, जैसे एन, यहाँ पे देखो एक सा अनुसूत्र जो होता है NH4CNO, और इसको गर्म किया। क्या कर दिया? गर्म किया और यूरिया बना दिया, ठीक है। NH2C डबल बॉन्ड यहाँ पर देखो ऊपर में लिखा है और NH2, ठीक है, ऐसे करके H2N लिखा है, लेकिन NH2 उसको भी वही बोलेंगे। अब देखो ये है अकार्बनिक यौगिक और ये है कार्बनिक यौगिक। ये तो कोई जीव से नहीं लाया था, कोई सजीव से तो नहीं लाया, है ना। वोहलर ने पहली बार अमोनियम साइनेट को गर्म करके और यूरिया बना दिया। तो अगर पूछा जाएगा कि पहला जो संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है वो क्या है? यूरिया है। क्या है? यूरिया। संश्लेषित मतलब समझते हो ना, जो लैब में बनाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? संश्लेषित मतलब क्या हुआ? जो लैब में बनाया गया है, ठीक है। तो पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया है। तो यूरिया को पहली बार बनाया गया था लैब में, किसके द्वारा? वोहलर के द्वारा। और इसके अवधारणा का मतलब अंत हुआ, जो यानी कि बर्जिलियस ने जो 1815 ईस्वी में दिया था जीवन शक्ति का सिद्धांत, ये बताया कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है। बाद में कोल्वे ने एसिटिक अम्ल बना दिया। कोल्वे ने क्या कर दिया? एसिटिक अम्ल बना दिया। बर्थोले ने मेथेन गैस बना दिया। अब एक एक करके लाइन लग गया पूरा कार्बनिक यौगिक। और आज के समय में अब देखोगे तो कितना हो चुका है? 1,60,00,000 से भी अधिक कार्बनिक यौगिक बनाया जा चुका है। सोचो, इससे भी ज्यादा। क्या इतना प्रकृति में मौजूद होता है? नहीं है, तो स्वाभाविक है कि नहीं होगा इतना प्रकृति में, ठीक है। उसको लैब में बनाया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारा तो तत्व बना दिया लैब में, जितना भी तुम लोग प्राकृतिक तत्व जानते हो लगभग 95-96 के आसपास है, या 98 है शायद, ठीक है। इसी में दिया होगा कहीं ना कहीं, अगर नहीं दिया होगा तो देख लेना तुम लोग, वो अगले अध्याय में मिल जाएगा। किसमें? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में, ठीक है। और बाकी सब क्या है? संश्लेषित तत्व है, मतलब लैब में बनाया गया, तैयार किया गया उसको, ठीक है, अलग अलग तरीके से, नाभिकीय विखंडन करके या नाभिकीय संलयन करा के, ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन की संख्या को बढ़ा करके अलग अलग तत्वों को बनाया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। लवाजे ने प्रयोग द्वारा यह दिखाया कि कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, ठीक है, फास्फोरस, गंधक और कुछ धातुओं के संयोग से बने होते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिक किससे बना होता है? पहला तो कार्बन तो रहेगा ही, है ना। देखो अभी ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा पूरा अच्छे से। किसने बताया सबसे पहले कार्बनिक यौगिक के बारे में? लवाजे ने, मतलब ये डिटेल में बताया था। देखो लवाजे ने ये बताया क्या कि कार्बनिक यौगिक जो है, क्या है? कार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बनिक यौगिक जो है वो क्या होता है? कार्बन, ठीक है, यानी कि जिसको C कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ प्लस में कुछ भी हो सकता है, या तो हाइड्रोजन हो सकता है, या तो ऑक्सीजन हो सकता है ना, कोमा दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। फास्फोरस P, फास्फोरस का क्या हो जाएगा? P ही होता है, ठीक।
और एक जो होगा F जो होता है फ्लोरीन का होता है ना। अच्छा हेलोजन बोला X, हेलोजन यहाँ पे बोला X। बहुत सारा और भी यौगिक है, मतलब बहुत सारा और भी तत्व है जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलकर के ये यौगिक बनाएगा, उसी को कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। अब हेलोजन में क्या क्या आता है देखो, हेलोजन हेलोजन गैस है। इसमें देखो इसको X से सूचित करेंगे, इसमें कौन कौन आ जाएगा। सबसे पहले देखो क्लोरीन आएगा, ठीक है, क्लोरीन नहीं, सबसे पहले फ्लोरीन होता है, कितना होता है इसका 9 होता है, ठीक। तो सबसे पहले ही लिख देते हैं, एक सीरियल ही लिख देते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टेटिन हो गया, AS, ठीक है, समझ गया। ये सब क्या है बोलो, हेलोजन्स। क्या है हेलोजन्स, ठीक है, समझ गया। वर्गीकृत किया गया अलग अलग भागों में। तो सोचो अब कार्बन के साथ बहुत सारा तत्व मिल सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन के साथ फास्फोरस भी हो सकता है, कार्बन के साथ हेलोजन में या तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, या एस्टेटिन हो सकता है। ये सारे तत्व क्या हैं हेलोजन्स। इन सारे को क्या बोलेंगे हेलोजन्स बोलेंगे। तो ये सभी हेलोजन्स है और इन सबों के साथ कार्बन अपना यौगिक बना सकता है और इसी यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत। कार्बनिक यौगिक है क्या, तो कार्बन तो रहेगा, ये तो कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं कि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विक्रिया करा देंगे, ठीक है, और बन जाएगा H2O, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा कि इसको बैलेंस कर लो, यानी कि संतुलित करना है, और ये अब बोल दोगे कि कार्बनिक यौगिक नहीं है कार्बनिक यौगिक, क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद नहीं है। अभी कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल जैसे देखो CH4 है ना, C2H5OH है ना, CH3, ठीक है, Cl, जैसे देखो यही, इसी को हेलोजन बोलेंगे, ये हेलोजन है ना यहाँ पे, ठीक है, इसको हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब नाम अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत, समझ गया। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है, और इसका मीथेन, तो ऐसे करके अब CO2 भी कार्बनिक यौगिक में आ जाएगा, होगा कि ना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये सब चीजें हैं। अब देखो क्लोरीन के साथ ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन के स्थान पे आयोडीन भी हो सकता है, एस्टेटिन भी हो सकता है, ये सब हो जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, बात समझ में आ गया। उसके बाद देखो क्या लिखा कि इस आधार पर कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक तथा कार्बन के यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा। अब इसके अध्ययन को क्या बोल दिया, हाँ, इसका अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्बनिक रसायन। बात समझ में आया, रसायन होता है, देखो रसायन लिखा है कि रसायन लिखा है, रसायन लिखा है, ठीक, कार्बनिक रसायन, ठीक है, ये चीज याद रखना, बात समझ में आ गया। और उसके बाद देखो क्या लिखा, लगभग सभी कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, अतः कार्बनिक यौगिक को एक और संक्षेप में नाम दे दिया, क्या, संक्षेप में नहीं बल्कि इसके आधार पे कि ज्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ही मिलकर के यौगिक बनाता है। अभी देखो जितना एग्जाम्पल इसमें CO2 खाली छोड़ दो, कार्बन है हाइड्रोजन है, कार्बन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है लेकिन हाइड्रोजन है ना, कार्बन है हाइड्रोजन, क्लोरीन भी है लेकिन हाइड्रोजन आ ही गया। तुम लोग जितना भी कार्बन देखोगे, कार्बनिक यौगिक जितना भी देखोगे, लगभग मतलब 99.9%, मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो 1,60,00,000 का जो बात कर रहा है, 1,60,00,000 कार्बनिक यौगिकों का बात कर रहा है, उसमें से हमको लगता है कि 200-300 में ऐसा होगा जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, बाकी सब में हाइड्रोजन भरा पड़ा है, सब में हाइड्रोजन है। तो इसीलिए इसका नाम कार्बनिक यौगिकों को ही दूसरे तरीके से क्या बोल दिया, हाइड्रोकार्बन। क्या बोल दिया, हाइड्रोकार्बन, याद रहेगा। तो कार्बनिक यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्यों बोला जाता है हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन का ही यौगिक बना है ना, हाइड्रोजन और कार्बन का, बाकी और कुछ तो दिख नहीं रहा उतना ज्यादा, है ना, बात समझ गया। इसीलिए हाइड्रोजन और कार्बन बहुत ज्यादा दिखने के कारण कार्बनिक यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन बोल दिया। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये चीजें याद रखना। अब क्रियाकलाप एक दिया है, ठीक है, कॉपर, ये CuO जिसको कॉपर ऑक्साइड बोलोगे, है ना, हाँ, इसको अगर हम लोग गर्म कर देंगे कार्बन के साथ मिलाकर, ठीक है, ये अभिक्रिया दो है, समझा देते हैं तुम लोगों को, ठीक है।
तो ये क्या कर देता है। अच्छा, तुम लोगों को अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि कार्बन का पहचान कैसे करना है कि किसी वस्तु में कार्बन है या नहीं है। हाँ, तो यही चीज अभी बता रहे हैं अभिक्रिया के द्वारा। इसके द्वारा बता रहे हैं, अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, अब देखो आगे समझो। पहला नंबर तो क्या करना है कि कोई वस्तु में कार्बन है या नहीं है, इस चीज का हम लोग जांच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो जैसे कोई कार्बनिक वस्तु, मान लो कि ये ले लिए हम लोग, ठीक है, पेज को, पेपर को, है ना, इसको जलाएंगे तो धुआं निकलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा क्या लिया है, यहाँ पर कार्बन को लिया है, कोई भी चीज में उपस्थित कार्बन को लिया और इसको क्या कर दिया, CuO के साथ अभिक्रिया कराया। ठीक है, CuO के साथ जैसे अभिक्रिया कराओगे तो ये कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगा, खींच लेगा। ठीक है, हाँ, CO2 बना लेगा और Cu को विस्थापित कर देगा। देखो यहाँ लिखा है, अलग कर दिया ये। ठीक, अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 ही है। अब देखो कॉपर भी 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, है ना। अब ये कौन सा बना, ये क्या बन गया, कार्बनिक यौगिक। क्या बन गया, हाँ, कार्बनिक यौगिक। कोई दिक्कत, ये बन गया कार्बनिक यौगिक। अब इसका अगर अभिक्रिया करा दें किसके साथ, चूने जल के साथ। किसके साथ, चूना जल के साथ, है ना। CO2 का अभिक्रिया किसके साथ करा दें, CaOH का होल 2, है ना। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, हाँ, कैल्शियम है और OH को हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया अगर इस CO2 के साथ करा दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बोलो तो, हाँ, CaCO3 और प्लस, हाँ क्या बता, हाँ, जल बच गया, HO2। अब देखो ध्यान देना, तो ये जो है ये चूने का जल है, ये तो पूरा पहले व्हाइट जैसा दिखने में लगेगा। चूने का जल तैयार कैसे करोगे, पता है तुम लोगों को। हाँ, जैसे चूना है उसको पानी में डाल देना है रात में, ठीक है, और घोल के उसको छोड़ देना है, एकदम अस्थिर हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे सारा चूना बैठ जाएगा, ऊपर में जो ट्रांसपेरेंट पानी है वो चूना का जल है। ठीक है, अब जैसे इसको CO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और जल बना लेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट वही जल में घुला रहेगा, पानी में ही। अब पानी में जैसे घुला रहेगा तो इस चीज को क्या देखोगे तुम लोग, इसका रंग दुधिया हो जाता है। क्या हो जाता है, हाँ, दुधिया। याद रहेगा, इसका रंग कैसा हो जाएगा, दुधिया हो जाएगा। तो वो थोड़ा अलग कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे हम लोग ये चीज का पहचान कर पाए कि CO2, यहाँ पर जो है CO2 मौजूद है ना। हम लोग देखो परीक्षण कैसे कैसे किए, समझना पहले। सबसे पहला स्टेप में क्या करोगे, कार्बन को कैल्शियम क्या बोलते हो इसको, कॉपर ऑक्साइड के साथ, कार्बन को कॉपर ऑक्साइड के साथ जब विक्रिया कराएंगे तो कार्बनिक यौगिक के तौर पर CO2 बनेगा और कॉपर को विस्थापित कर दिया जाएगा, है ना। अब इस CO2 का विक्रिया फिर किसके साथ कराना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, चूने के जल के साथ। चूने के जल को तैयार करने के विषय में बता दिए हैं। तैयार कैसे किया जाता है, तो रात में चूना को पानी में घोल करके और छोड़ देना है। चूना जब पूरे नीचे बैठ जाएगा तो ऊपर का पानी निकाल लेना है। ठीक है, अब CO2 उसमें कैसे प्रवाहित करोगे, तो जब कोई चीज को जलाओगे तो उसके धुएं को किसी गुब्बारे के अंदर या बलून के अंदर या किसी भी बोतल के अंदर उसको जमा करके रख लेना है, इस धुएं को, समझ गया। और उसके बाद इस धुएं को पाइप के थ्रू ये चूने के जल में प्रवाहित करना है। पाइप डाल देना है चूने के जल में और फिर पूरे गैस को छोड़ना है, दबा के, गुब्बारे को दबा के जब छोड़ोगे उसमें तो भुड़भुड़ाहट निकलेगा उससे, है ना, समझ गया। और वो अभिक्रिया कर लेगा एक दूसरे से, और जिसके कारण क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा और इसका रंग देखने मिलेगा दुधिया। अब दुधिया रंग बनने का ये चीज हो गया, यानी कि दुधिया रंग में जो रंग में परिवर्तन हुआ ये किसके कारण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति के कारण, है ना। तो ये चीज हम लोगों को पता चल गया कि ये जो जलाए थे कोई भी चीज, अब कागज जला सकते इसमें, है ना, कोयला को जला सकते हो, लकड़ी को जला सकते हो, इसमें कार्बन था या नहीं था। अगर इसमें कार्बन नहीं रहेगा तो CO2 नहीं बनेगा, CO2 नहीं बनेगा तो यहाँ रंग दुधिया नहीं होगा। अगर यहाँ रंग दुधिया हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या बोलते, चूने के जल का रंग अगर दुधिया हो रहा है तो यहाँ से यहाँ का लिंक हो गया क्या, कि इसमें कार्बन मौजूद है, जिस चीज को हम लोग जलाए थे। बात समझ में आ गया, ठीक।
अब सुन लो आगे, यहाँ पे टोटल प्रैक्टिकली तौर पर देखो दिया हुआ है, देखो चित्र भी दिया है ना, ठीक, समझ गया। अब सुनो आगे, रासायनिक बंधन को हम लोग जानेंगे, अलग अलग प्रकार का रासायनिक बंधन होता है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ही है इसका, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अलग जानेंगे, कार्बनिक यौगिक में इंटर कर रहे हैं, ठीक है।